स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में वनों का आवरण या विस्तार कि भारत में कितने वन क्षेत्र हैं, कितना हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट के लिए रिजर्व जोग्राफिकल एरिया है, उस पर कितने पार्ट पर जो है वो हमारे फॉरेस्ट आते हैं, किस स्टेट में फॉरेस्ट जो है वो उसकी डेंसिटी हाई है, किस स्टेट में फॉरेस्ट की डेंसिटी लो है। इसमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सारे हमने इसमें पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो फॉरेस्ट कवर इन इंडिया है, तो इसमें आप ध्यान दें, अच्छे से देखें। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और एक क्वेश्चन आपका इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परसेंटेज ऑफ एक्चुअल फॉरेस्ट कवर द स्टेट हैव बीन ग्रुप्ड इनटू द डिफरेंट रीजन। तो इसमें आता है आपका अकॉर्डिंग द स्टेट रिकॉर्ड द फॉरेस्ट एरिया कवर 23.28% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। भारत के टोटल जोग्राफिकल एरिया के 23.28% पार्ट जो है वो हमारा फॉरेस्ट कवर्ड है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू स्टेट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्टेटों का जो रिकॉर्ड था उसके अकॉर्डिंग जो है वो 23.8% एवरेज फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर आर नॉट द सेम। लेकिन एक्चुअल के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है हमारे इंडिया का वो बहुत ही इससे अलग है। द फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया नोटिफाइड द रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड irrespective of the extents of trees। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र होता है। जो लैंड रिकॉर्ड होता है आपका नोटिफाइड द रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, चाहे वहाँ वृक्ष हो या न हो, ये क्षेत्र वो होता है चाहे वहाँ पर फॉरेस्ट हो या न हो। वाइल द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज एरिया ऑक्यूपाइड बाई द फॉरेस्ट विद कनोपी। लेकिन एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर एक्चुअल में फॉरेस्ट रहते हैं, जो क्षेत्र वनों से ढका हुआ होता है उसे हम एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया का नाम देते हैं। जबकि फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा या हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा फॉरेस्ट के लिए रिजर्व किया गया है, वो फॉरेस्ट एरिया होता है। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया वो होता है जिस पर एक्चुअल में फॉरेस्ट होते हैं, जो वनों से ढका हुआ होता है। इसको जो सर्वे होती है उसको हम डिफरेंट मेथड के थ्रू करते हैं। द फॉर्मर ऑफ द बेस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके लिए हम जो है वो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इन क्षेत्रों का हम क्या लेते हैं, डेटा लेते हैं, इनका हम सर्वे करवाते हैं। स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है वो अपनी अपनी स्टेट की जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसकी जानकारी जो है वो गवर्नमेंट को देता है। वाइल द लेटर इज बेस्ड ऑन एरियल फोटोग्राफ्स, उसके बाद हम एरियल फोटोग्राफ के थ्रू भी डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका एंड सैटेलाइट इमेजरीज, और उसके बाद जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं उन इमेजेस के थ्रू भी हम जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज ओनली 21.05%। 2011 की सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, जो एक्चुअल में जहाँ पर वन है, वो 21.05% है। ऑफ द फॉरेस्ट कवर शेयर इज डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर 12.29 एंड 8.7% रिस्पेक्टिवली। इसके अंदर 12.6% भाग जो हैं वो क्या है, ओपन फॉरेस्ट हैं, जो बिल्कुल वनों से ढके हुए हैं, अच्छे से गहरे वन हैं, और
जो कहीं कहीं पर वन है वो 8.75% आ जाते हैं। कहीं पर फॉरेस्ट है, फिर प्लेन एरिया आ जाता है, फिर फॉरेस्ट, फिर प्लेन एरिया, ओपन एरिया आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ओपन फॉरेस्ट जो सघन गहरे हैं वो 12.29%, और जो लो डेंस फॉरेस्ट हैं, कम घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, वो आ जाते हैं आपको 8.75%। ये दोनों डेटा जो हैं वो आपको ध्यान में रखने। बोथ फॉरेस्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कवर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जबकि ये स्टेट टू स्टेट जो है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अलग अलग है। लक्षद्वीप है 0%, अंडरलाइन कर लें इसको। लक्षद्वीप जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया 0% है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर है। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव द 86.9%। अंडमान और निकोबार आइलैंड का टोटल जोग्राफिकल एरिया का 86.93% पार्ट जो है वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, जबकि लक्षद्वीप है वहाँ पर 0% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर्ड है। ये ध्यान में रखना। सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी आपके अंडमान निकोबार आइलैंड, लो फॉरेस्ट डेंसिटी लक्षद्वीप के अंदर पाई जाती है, ये ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द स्टेट विद लेस देन 10%, जिनके अंदर 10% से भी कम फॉरेस्ट हैं, उनके अंदर आ जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया लाई इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के कंट्री आ जाते हैं। दीज आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ये स्टेट जो हैं इनमें फॉरेस्ट एरिया जो है वो 10% से भी कम है। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। पंजाब और हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर के लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया गया। स्टेट विथ 10 to 20% फॉरेस्ट एरिया और तमिलनाडु। 10 से 20% के अंदर जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया हैं वो आते हैं आपके तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इन पेनिनसुलर इंडिया एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु, दादर एंड नगर हवेली एंड द गोवा, द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज 20 to 30%। इसमें जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया है, मीन्स सदर्न इंडिया आ जाता है। इसमें तमिलनाडु को छोड़ दिया, वेस्ट बंगाल को, सॉरी ये आ जाते हैं एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु, दादर एंड नगर हवेली और गोवा, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर 20 से 30% पार्ट जो है वो फॉरेस्ट कवर्ड। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव मोर देन, नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये हैं, इनमें 30% से मोर देन पार्ट जो है वो फॉरेस्ट कवर्ड है। तो ये इनको आपको एक टेबल बनानी है, जो नीचे जो टेबल दी गई है इसके अकॉर्डिंग। द रीजन्स ऑफ द हाई कंसनट्रेशन फॉरेस्ट कवर्ड, जिसमें 40% से अबोव जो आते हैं, इन 40% के अंदर जो हमारे स्टेट आते हैं उनको हमें इसमें लिस्ट में नाम लिखना है। 40% से ऊपर कौन से आ जाते हैं, हमारे ईस्टर्न स्टेट वगैरह जो है वो आ जाते हैं। साथ ही हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है, ठीक है। दादर नगर हवेली ये तो कम है, इसमें तो नहीं है, लेकिन जो ईस्टर्न स्टेट हैं और अंडमान निकोबार है ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद द रीजन्स ऑफ द मीडियम कंसनट्रेशन 20 से 40% के बीच में जो आ जाते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। द रीजन्स ऑफ लो कंसनट्रेशन 10 to 20% में आ जाते हैं। एंड द रीजन्स ऑफ वेरी लो कंसनट्रेशंस लेस देन 10% कवर ऑफ द फॉरेस्ट स्टेट। इनकी एक लिस्ट बनानी है आपको और उनके नाम लिखने हैं, कौन कौन से स्टेट जो हैं वो इसमें आते हैं। इस लिस्ट बनाने के लिए जो हेल्प लेते हैं, ये लास्ट में पीछे जो टेबल नंबर 4 दी गई है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया के 33% पार्ट जो है, 33% पार्ट जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए, जबकि हमारा कितना है फॉरेस्ट कवर्ड एरिया जो है वो 23.2% है। तो हमारे लगभग 10% पार्ट जो है वो विदाउट फॉरेस्ट कवर्ड है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशंस हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशंस की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती। तो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए और फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशंस के लिए हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, वनों के संरक्षण की रिक्वायरमेंट है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
200 ईयर्स तक हमारे को कॉलोनीज कंट्री के रूप में हमारे प्रशासन को चलाया उन्होंने, उपनिवेश के रूप में वो हमारे ऊपर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट के बाद, उसने कौन सी फॉरेस्ट कंजर्वेशंस के लिए पॉलिसी बनाई। तो ये एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी वो बनी थी 1850 में, 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी 1850 में। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए फॉरेस्ट को कंजर्व कर लिया था, जबकि उन्होंने फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिए थे। केवल जो इंडियन पीपल्स हैं वो फॉरेस्ट का यूज ना कर सकें और ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए इंडियन फॉरेस्ट का यूटिलाइज कर सके, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1850 में बनाया। उसको थोड़ा सा रिवाइज करके 1878 के अंदर जो है वो नया एक्ट फिर बनाया। 1894 के अंदर फिर उन्होंने नया एक्ट बनाया, जो इंडियन जो पीपल्स थे उनको पास्चर लैंड्स वगैरह और जो फायरवुड्स वगैरह है उनकी इजाज़त उन्होंने दी थी। इंडिपेंडेंस के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद जो पहला फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट बना वो 1952 के अंदर बना। उसके बाद 1988 के अंदर उसको रिवाइज किया गया, जो 1952 के अंदर फॉरेस्ट था। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो हमारी 2080 के अंदर बनी थी। तो ये हमारी मेन इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी वो बनी थी। फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट सेट हुआ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1864 के अंदर सेटअप किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 के अंदर। और उसके बाद सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड सेटअप किया 1950 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने। 1864 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेटअप किया था और सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड सेटअप किया था वो 1950 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया था। तो ये पॉलिसी थी, उन्होंने किस किस प्रकार से काम किया, इन पॉलिसी के मेन एम्स जो थे वो क्या थे, ये हम पढ़ते हैं। फॉरेस्ट हैव एन इंटैक्ट इंटर रिलेशनशिप विद द लाइफ एंड एनवायरनमेंट। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ मानव के जीवन का जटिल और गहरा संबंध है। हैंस प्रोवाइड न्यूमेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ आवर इकोनॉमी and society. Hence, conservation of forest is one vital important to the survival and prosperity of the humankind. वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू हैव द नेशनल वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी एंड अडोप्ट द फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952 विच इज फार्दर मॉडिफाइड द 1988। उसको 1988 में फिर मॉडिफाई किया गया। अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी द गवर्नमेंट विल एम्फेसिस एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कंजर्व एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट रिजर्व ऑन द वन हैंड एंड द मीट द नीड ऑफ द लोकल पीपल ऑन द अदर। इसमें ध्यान से इसको देखना है कि जो 1988 के अंदर हमारी नई फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, इस वन नीति के अनुसार सरकार जो है वो सस्टेनेबल सतत पोषणीय फॉरेस्ट पॉलिसी और उसके प्रबंधन पर बल देती है। एक और वनों को संसाधन के रूप में संरक्षण किया जाता है, मैनेजमेंट ऑर्डर टू कंजर्व द एक्सपेंड ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व ऑन वन हैंड। एक तरफ जो लोग होते हैं उनको वनों के संरक्षण किया जाए, वनों को बढ़ावा जाए, और दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवश्यकता को भी पूरा किया जाए कि वन पर डिपेंड जो कम्युनिटी हैं, जो पीपल हैं, उनके भी जो बेसिक नीड्स हैं वो फॉरेस्ट से फुलफ़िल हो सकें। यानी कि दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके कि वनों का कंजर्व भी हो, वनों को का संरक्षण भी हो, और दूसरी तरफ वन जो हैं उनसे लोगों की जो डिमांड है वो भी फुलफ़िल हो। इनको ध्यान में रख करके जो 1988 के अंदर न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी उसके मेन एम्स क्या थे, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द फॉरेस्ट पॉलिसी एम्ड एट ब्रिंगिंग, फर्स्ट पॉइंट, ब्रिंगिंग 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट
एंड कि हमारे जो जोग्राफिकल एरिया है उसके 33% पार्ट जो है वो वनों के अधीन लिए जाएं। ये पहला इसका क्या था, एम था कि हमारा जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका 33% पार्ट है वो फॉरेस्ट के लिए रिजर्व रख दिया जाए। इस पर किसी भी प्रकार के अन्य नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी स्टार्ट ना की जाए। नेक्स्ट आती है इनकी मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब। जिन क्षेत्रों के अंदर पर्यावरण संतुलन की परिस्थितियां असंतुलित हो गई हैं, जहां का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, वहां पर दोबारा से पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए काम किया जाए। वहाँ के एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को रिस्टोर करना इसका सेकंड एम था। थर्ड एम जो है कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, इट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल। जहाँ पर जैव विविधता और जेनेटिक पूल्स, आनुवंशिक जो हमारे पूल होते हैं, संबंध जो होते हैं, संरक्षण जो होते हैं, जो जहाँ पर समाप्त हुए हैं उनको कंजर्व करना, उनको संरक्षित करना। और जो हमारे फ्लोरा और फाना के एरिया थे, जो हमारे नेचुरल हेरिटेज थे, जो हमारी प्राकृतिक धरोहर थी, उसको बढ़ाने के लिए काम करना। नेक्स्ट चेक सॉइल इरोजन्स, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड एंड रिडक्शंस ऑफ द फ्लड्स एंड ड्रोट। फॉरेस्ट के कारण से जो हमारे सॉइल इरोजन्स हो रही है, जहाँ वन थे वहाँ पर वनों को काटने की वजह से ओपन लैंड पर सॉइल इरोजन मैक्सिमम हो रहा था, उसको कंट्रोल करना। एक्सटेंशंस ऑफ द डेजर्ट, वनों को काटने से जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा था यानी कि मरुस्थलीकरण बढ़ रहा था, उसको रोकना। एंड रिडक्शंस ऑफ द फ्लड, फॉरेस्ट वगैरह लगा करके बाढ़ को नियंत्रित करना एंड ड्रोट की कंडीशंस को रिड्यूस करने के लिए वर्क किया जाए, उस पर जो है वो काम किया जाए। नेक्स्ट था इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवरिंग थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफॉरेस्टेशंस ऑफ द डिग्रेडेड लैंड। जो हमारी लैंड समाप्त खराब हो चुकी है, जिसकी उत्पादक शक्ति जो है वो कम हो चुकी है, उन क्षेत्रों के लिए वहाँ पर सामाजिक फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वन, वानिकी लगा करके, एफॉरेस्टेशन वन वगैरह लगा करके इस भूमि को फॉरेस्ट कवर्ड किया जाए। जहाँ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, अदर पर्पज़ के लिए लैंड डिग्रेड हो चुकी है, वहाँ पर हमें सोशल फॉरेस्ट्री या एफॉरेस्टेशंस करके उसको वापस से फॉरेस्ट कवर्ड के अंदर लाया जाए। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मेक टिम्बर, फ्यूल, फोडर एंड फूड अवेलेबल टू रूरल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड इनकरेज द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वुड्स। वनों की उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम न्यू फॉरेस्ट एरिया जो है वो डेवलप करके हमारे जो फॉरेस्ट प्रोडक्शंस है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, जिससे हमें टिम्बर मिल सके, लकड़ी वगैरह जो है वो मिल सके, ईंधन वगैरह मिल सके, पशुओं को चारा वगैरह मिल सके, और जो रूरल पॉपुलेशंस फॉरेस्ट एरिया पर डिपेंड है उनको फूड की अवेलेबिलिटी हो सके। इसके लिए हमारे फॉरेस्ट की जो कैपेसिटी है और प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना, मीन्स हमारे फॉरेस्ट की जो क्वालिटी है उसको बेटर बनाना और न्यू फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ऑफ ए मैसिव पीपल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वुमेन टू इनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्री, स्टॉप फिलिंग ऑफ ट्री एंड दस रिड्यूस प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। इसमें दिया गया है कि हमारे जो वृक्ष हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए जो है वो पीपल मूवमेंट शुरू किए जाएं। मूवमेंट जो जन आंदोलन होते हैं उनको शुरू किया जाए, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उन पर जो प्रेशर है वो क्या हो, रिड्यूस द प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। जो हमारे पास अवेलेबल फॉरेस्ट हैं उन पर दबाव कम किया जा सके। तो ये थे आपके जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 1988
के कुछ इम्पोर्टेंट एम, तो इनको ध्यान में रखना है। ये 5 मार्क्स के अंदर आपके जो 8 पॉइंट्स हैं ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेबल जो दी गई है, इसमें दिया गया है फॉरेस्ट एंड लाइफ, वन और जीवन। वनों में लोग हैं वो किस किस प्रकार से रहते हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ये कम्युनिटी जो हैं वो अपने किस प्रकार से फॉरेस्ट एरिया जो हैं उनसे अपनी लाइवलीहुड जो है वो अर्न करती है। तो इस पूरे बॉक्स को आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का ऊपर आया था कि हमारे जो बारन लैंड वगैरह होती है, डिग्रेड लैंड वगैरह होती है या वेस्टलैंड वगैरह होती है, उसको हम अलग अलग जो एरिया हैं उनके अकॉर्डिंग उनको फॉरेस्ट के अंडर लेकर के आएँ, वहाँ पर एफॉरेस्टेशंस को इंक्रीज करें। तो इसमें सोशल फॉरेस्ट्री का मीनिंग क्या है, ये भी आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशंस ऑन बारन लैंड with the purpose of helping in the environment, social and rural development। अच्छे से इसको ध्यान में रखना है कि सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, सामाजिक एंड रूरल डेवलपमेंट, और ग्रामीणों के विकास में मदद के उद्देश्य से, हेल्पिंग इन द पर्पज, मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, सुरक्षा तथा जो डिग्रेड लैंड है, हमारी बारन लैंड है, वहाँ पर वनारोपण करना, एफॉरेस्टेशन करना। ठीक है, तो इसमें सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, सुरक्षा और वनारोपण करना सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक वानिकी कहलाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो हमारा सेटअप हुआ वो 1976 के अंदर हुआ, ये ध्यान में रखना है। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है इसको। दीज आर अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री है, अर्बन फॉरेस्ट्री मीन्स जो हमारे अर्बन एरिया हैं, नगरीय क्षेत्र हैं। इन नगरीय क्षेत्रों के अंदर जो हमारी ओपन लैंड होती है, खाली भूमि होती है, जैसे कि रोड साइड जो होते हैं, पार्क लैंड वगैरह होते हैं, रेलवे ट्रैक के साइड के अंदर होती है, इंडस्ट्रियल होती है, या फिर हमारे जो सेक्टर होते हैं, इन सेक्टर के अंदर जो ग्रीन बेल्ट वगैरह होती हैं, उनको हम फॉरेस्ट्री के लिए यूटिलाइज करें, वानिकी के लिए यूटिलाइज करें, और उन पर इस प्रकार के प्लांट्स लगाएं जिससे वहाँ की जो पीपल्स हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको उनसे कुछ बेनिफिट भी हो, उनसे कुछ लाभ भी प्राप्त हो। अर्बन फॉरेस्ट्री पैटर्न, ये ध्यान दीजिए, अर्बन फॉरेस्ट्री प्रिटेंड टू द राइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्री ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन लैंड। जो पब्लिक गवर्नमेंट की खाली भूमि होती है, जैसे सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, इनके अंदर जो लैंड होती है, प्राइवेटली ओन लैंड इन द अराउंड ऑफ अर्बन सेंटर, नगरों के आसपास के क्षेत्र में, सच एज ग्रीन बेल्ट, जैसे ग्रीन बेल्ट के लिए हम लैंड को ओपन छोड़ देते हैं, पार्क्स होते हैं, रोड साइड्स होती है, एवेन्यूज ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया के होती है, कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट जो होती हैं, इस प्रकार के जो होती हैं, इन लैंड के ऊपर जो है प्लांट्स ग्रोइंग करके और उनसे बेनिफिट रिसीव करना, और जो हमारे फॉरेस्ट पार्ट है उसको भी इंक्रीज करना। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी मॉडर्न सिटी के अंदर जाते हैं या एक वेल डेवलप सिटी के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ग्रीन बेल्ट होती है, एक स्पेसिफिक रीजन्स पर आपके घूमने फिरने के लिए पार्क बनाए जाते हैं। इसी टाइप से एक अच्छा सा रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, उसके आसपास जो लोग जगह होती है उसको अच्छे से वेल डेवलप करके पार्क या फिर फॉरेस्ट लैंड के अंदर उसको यूज किया जाता है। जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर आप कभी गए हैं या कभी जाओ, आगे जब जाओगे तो आप देखना कि किस प्रकार से रोड साइड के अंदर जो लैंड, ओपन लैंड होती है, उसको कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर जो हमारे फ्रूट्स वगैरह के ट्री लगा दिए जाते हैं, और उनसे जो
पुअर पर्सनस होते हैं वो उनसे बेनिफिट भी लेते रहते हैं और सिटी की ग्रीनरी भी बनी रहती। तो ये आते हैं कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट। नेक्स्ट आता है आपका रूरल फॉरेस्ट्री, lays emphasis on the promotions of the agro-forestry and community forestry। रूरल फॉरेस्ट्री जो आपकी आती है ये रूरल एरिया के अंदर आती है। रूरल एरिया के अंदर जो हमारे ओपन लैंड वगैरह होती है, जो पंचायत भूमि होती है, पब्लिक लैंड होती है, या भी अदर्स जो भी पास्चर लैंड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करके उसको प्रमोट करके और वहाँ भी हम वनों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें जैसे कि आपका आती है एग्रो फॉरेस्ट्री इज द राइजिंग्स ऑफ ट्री एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑन द वेस्ट पैच इज कम्बाइंड ऑफ द फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर दस अल्टरनिंग ऑफ द simultaneous productions of food, fodder, fuels, timbers and the fruits community forest involved in the raising of tree on public or community land such as the village pastures, ये ध्यान में रखना है आपको, टेम्पल लैंड, रोड साइड, कैनाल बैंक, स्ट्रिप अलोंग रेलवे लाइंस एंड स्कूल एट्सेट्रा। जो भी गांव के अंदर जो हमारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, टेम्पल, रोड साइड, कैनाल्स के किनारे जो होते हैं, रेलवे लाइन के दोनों स्ट्रिप्स होती हैं, इन सब के अंदर हम फॉरेस्ट्री लगा करके वहाँ से हम बेनिफिट ले सकते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एम टू प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। इसका मेन एम जो होता है वो हमारी पुअर कम्युनिटी होती है उसको बेनिफिट प्रोवाइड करना। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोवाइड ए मीन्स अंडर विच द पीपल ऑफ लैंडलेस क्लास, जिनके पास भूमि नहीं होती उनको ये भूमि प्रोवाइड कर दी जाती है जिससे कि वो यहाँ से अपनी लाइवलीहुड के सोर्स जो है वो रिसीव कर पाते हैं। तो ये थी आपकी रूरल फॉरेस्ट्री। इसके बाद आती है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री जो होती है इसके अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है उस एग्रीकल्चर लैंड्स के जो किनारे होते हैं, जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के ऊपर हम प्लांट्स लगा देते हैं जिससे हमारे जो क्रॉप्स होती हैं वो भी, उनका प्रोडक्शंस भी हम रिसीव करते रहते हैं और साथ ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका प्रोडक्शंस भी हम रिसीव करते रहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। मीन्स एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री बोथ सेम टाइम के अंदर की जाती हैं, दोनों ही सेम टाइम में की जाती है। व्हेन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ग्रोइंग फॉर फॉरेस्ट इंक्रीजिंग, जब वनों के को बढ़ावा देने के लिए फसलें और वन दोनों एक साथ लगाए जाते हैं तो उसको हम फार्म फॉरेस्ट्री का नाम देते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट डिस्ट्रीब्यूट सीडलिंग्स, सीडलिंग मीन्स जो छोटे पौधे होते हैं, ऑफ ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। छोटे जो किसान होते हैं, मीडियम किसान होते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट है वो फार्म फॉरेस्ट्री के लिए जो प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे जो होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड करती है। सेवरल लैंड सच एज द मार्जिन्स ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड्स, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स के किनारे होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, ग्रास लैंड एंड पास्चर लैंड्स, लैंड अराउंड द होम्स एंड काउ शेड्स मे बी यूज फॉर राइजिंग ट्री अंडर नॉन कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। जो हमारी खेतों की मेड़ होती है, जो किनारे होते हैं, चारागाह क्षेत्र होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, पास्चर लैंड्स जो हमारे घास स्थल होते हैं, घर के पास जो खाली भूमि पड़ी होती है, लैंड अराउंड द होम्स एंड काउशेड और पशुओं के जो बाड़े वगैरह होते हैं, मे बी यूज फॉर राइजिंग ट्री अंडर नॉन कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। तो इन क्षेत्रों के अंदर हम इस योजना के तहत फार्म फॉरेस्ट्री के तहत जो है वो वन लगाते हैं जिससे कि वहाँ पर भी ग्रीनरी हो और एनवायरनमेंट सिस्टम बेटर हो, इकोसिस्टम वहाँ का भी इंक्रीज बेटर हो। You would have visited a zoo and may have seen animal and bird in captivity. कैप्टिविटी मीन्स होते हैं जो पिंजरे वगैरह होते हैं, उनके अंदर आपने जब चिड़ियाघरों में विजिट की होगी तो देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो पिंजरे में बंद रहते हैं।
वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज ए ग्रेट नेचुरल हेरिटेज। भारत में वन प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 4-5% ऑफ ऑल नॉन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑन द अर्थ are found in India. The main reasons of this remarkable diversity of life is the great diversity of the ecosystem which this country the preserved and the supported through the age. इसमें देखा गया है कि हमारे पास जो है वो 4 से 5% जो है भारत की डिफरेंट टाइप्स की जो और फ्लोरा फौना की स्पीसीज हैं वो वर्ल्ड में पाई जाती हैं। वर्ल्ड की टोटल 4 से 5% जो टोटल पाई जाती हैं उनकी 4 से 5% अकेले इंडिया में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है। ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम ओवर द ईयर्स देयर हैबिटेट हैज़ बीन डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से ये डिस्टर्ब हो रही है। तो ये कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनके कारण से डिस्टर्ब हो रही हैं? तो ये मेन हमारी 6 एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ब्रॉट अबाउट द रैपिड इंक्रीज इन द एक्सप्लोटेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण से वनों का दोहन तेज़ी से हो रहा है, जिसके कारण से हमारे फॉरेस्ट हैं वो फास्टली डिक्लाइंस हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। मोर एंड मोर लैंड वर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, रोड्स, माइनिंग एंड रिजर्व्स। जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके लिए हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं उनको क्लियर किए जा रहे हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन मानव जो बस्तियां हैं उनके लिए रोड, माइनिंग और जो हमारे डैम वगैरह जो हैं, रिजर्व्स वगैरह हैं, उनके थ्रू जो हैं के कारण से हमारे फॉरेस्ट एरिया है वो फास्टली डिक्लाइन हो रहे हैं। थर्ड आता है प्रेशर ऑन फॉरेस्ट माउंटेड ड्यू टू द लॉपिंग फॉर फोडर एंड फ्यूल वुड एंड रिमूवल ऑफ द स्मॉल टिम्बर बाय द लोकल पीपल। स्थानीय लोग जो हैं वो चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों को काटते हैं, जिसके कारण से हमारे फॉरेस्ट एरिया पर फास्टली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। गार्जिंग एंड डोमेस्टिक कैटल काज्ड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। जो पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, इनको गार्जिंग किया जाता है। चारे की खोज के अंदर इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसह्यूमेंस किया जाता है, ऋतु प्रवास किया जाता है, जिसके कारण से जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है और उसके हैबिटेट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं हमारे फॉरेस्ट एरिया को फोडर के रूप में यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट आती है हंटिंग बाय टेकन अप एज ए स्पोर्ट बाय द एलिट एंड हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर किल्ड इन ए सिंगल हंट। जो हमारे राज्य रजवाड़े वगैरह होते थे, किंगडम वगैरह होते थे, ये स्पोर्ट के रूप में, खेलों के रूप में, क्रीड़ा के रूप में शिकार करते थे, जिससे एक ही बार के अंदर हमारे हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, हजार सैकड़ों की संख्या में हमारे वाइल्ड एनिमल है वो किल्ड हो जाते थे, मार जाते हैं। नाउ कॉमर्शियल पोचिंग इज रैम्पेंट। आज जो है वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए पशुओं को तेज़ी से मारा जा रहा है, उनको इनलीगली रूप से उनको हंटिंग किया जा रहा है। इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। अचानक से वनों में लगने वाली जो आग होती है उसके कारण से भी हमारे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है। तो ये पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया।